लिखो नेक्स्ट हेडिंग डालो वहां पे, प्रॉपर्टीज ऑफ यूनिट एंड डायमेंशन। नेक्स्ट वहां पे हेडिंग डालो वहां पे, प्रॉपर्टीज ऑफ यूनिट एंड डायमेंशन। नेक्स्ट वहां पे हम बात कर रहे हैं किसकी, प्रॉपर्टीज की। अब देखो कभी अगर मैं लिख रहा हूं यहां पे 5 kg, बताओ 5 kg का मतलब क्या है। अबे 5 kg की बात कर रहे हैं तो kg में क्या चीज मेजर की जाती है, मास। अब मैं बोल रहा हूं 5 kg मास के साथ 10 kg को ऐड कर दो, तो 5 kg भी मास है, 10 kg भी क्या है, मास है। मास हमारी स्केलर क्वांटिटी है, और स्केलर क्वांटिटी को हम सिंपली ऐड कर सकते हैं, तो 10 + 5 15 kg बोलते ही नहीं बोलते। इसका मतलब ये हुआ कि नहीं हुआ कि ये अगर वहां पे क्या है, मास है, तो मास के साथ हमेशा हम क्या ऐड करते हैं, और मास के साथ जब मास ऐड होगा तो रिजल्ट भी वहां पे क्या बन रहा होगा, मास बन रहा होगा। अच्छा कभी ऐसा देखा है क्या कि मैं लिखूं वहां पे 5 kg + 2 एम्पियर, 5 kg + 2, ए का मतलब क्या है, और भी कोई सिंपल इस तरह से लिखते हैं कि एम्पियर, तो मैं बोल रहा हूं 5 kg + 2 एम्पियर क्या देगा। तो अगर हम 5 kg की बात कर रहे हैं तो 5 kg वहां पे क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, मास। अगर हम 2 एम्पियर की बात कर रहे हैं तो 2 एम्पियर क्या दे रहा है। अब बताओ मास के साथ कभी करंट ऐड होगा क्या, मास के साथ केवल क्या ऐड होगा, मास होगा। तो अगर मास के साथ हम करंट ऐड करेंगे तो इसका कोई मतलब है क्या, नहीं। तो हम ये प्रॉपर्टी बोल सकते ही नहीं बोल सकते हैं कि सेम फिजिकल क्वांटिटी के साथ सेम फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है, ऐड होती है। जैसे मैं अगर बोल रहा हूं वहां पे 3 मीटर पर सेकेंड, तो 3 मीटर पर सेकेंड क्या है, या तो स्पीड या फिर वेलोसिटी। तो मान लो 3 मीटर पर सेकेंड हमारी क्या है। अच्छा अब स्पीड के साथ अगर ऐड करना होगा तो हम स्पीड ही ऐड करेंगे ही नहीं ऐड करेंगे। तो मान लो 3 मीटर पर सेकेंड स्पीड है, दूसरी स्पीड 4 मीटर पर सेकेंड है, दोनों को ऐड करेंगे तो रिजल्ट कितना आएगा, 7 मीटर पर सेकेंड। तो ये भी क्या बन गया। तो प्रॉपर्टी हम लोग क्या डिफाइन कर रहे हैं, जो पहली प्रॉपर्टी आ रही है वो क्या आ रही है, सेम फिजिकल क्वांटिटी के साथ सेम फिजिकल क्वांटिटी ऐड होगी और रिजल्ट भी क्या मिलेगा, हमें सेम मिलेगा। जैसे मैं अगर कभी तुमसे बोल रहा हूं वहां पे इक्वेशन मैंने लिखी F + अल्फा, मान लो कभी हमने फॉर्मूले में इक्वेशन लिखी F + अल्फा, और F क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, F रिप्रेजेंट कर रहा है फोर्स। अब किसी फॉर्मूले में अगर F + अल्फा आ रहा है तो हमने प्रॉपर्टी क्या पढ़ी है, सेम क्वांटिटी के साथ सेम क्वांटिटी क्या हो रही है, ऐड हो रही है। तो फोर्स के साथ क्या चीज ऐड होगी, फोर्स ही ऐड होगी। इसका मतलब है कि जो अल्फा है, बताओ अल्फा भी एक तरह का फोर्स है कि नहीं। और अल्फा अगर एक तरह से फोर्स है तो अल्फा का डायमेंशनल फॉर्मूला mL(T-2) होना चाहिए। तो कई बार क्वेश्चन में इस तरह से एक्सप्रेशन दिया होता है और पूछता है फाइंड आउट द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ अल्फा। समझ में इतना। अगर मान लो मैंने कभी इक्वेशन क्या लिखी, कभी मैंने इक्वेशन लिखी वहां पे L + बीटा, और मैं बोल रहा हूं ये जो L है ये L एक तरह की लेंथ है। अब बताओ लेंथ के साथ हमेशा क्या ऐड होगी, तो बीटा क्या होना चाहिए, एक तरह की लेंथ होनी चाहिए। और बीटा अगर एक तरह की लेंथ है तो उसका डायमेंशनल फॉर्मूला L होना चाहिए वहां पर। आया इतना समझ में, तो नोट करो इतना मेरा, और इसके नीचे अब स्टेटमेंट लिखो यार, पहले इतना नोट करो वहां पे।
किया नोट? हो गया? लिखो इसके नीचे इसका स्टेटमेंट लिख लो जरा, जो पहली प्रॉपर्टी है लिखो वहां पे, वन क्वांटिटी कैन बी एडेड, वन क्वांटिटी कैन बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड, वन क्वांटिटी कैन बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड with a similar quantity only. One quantity can be added or subtracted with a similar quantity only and give rise to the similar quantity. One quantity can be added or subtracted with a similar quantity only and give rise to the similar quantity. इतनी चीज समझ में नहीं समझ में आई? रब करूं मैं? लिखो इसमें क्वेश्चन लिखो जरा, और जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन लिखो वहां पे अल्फा बाय टी स्क्वायर। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? अल्फा बाय टी स्क्वायर किसके बराबर? एफ इंटू वी प्लस बीटा बाय एक्स स्क्वायर। इसमें लिख लो मीनिंग क्या है। टी जो है, टी रिप्रेजेंट कर रहा है वहां पे टाइम, एफ रिप्रेजेंट कर रहा है वहां पे फोर्स, वी रिप्रेजेंट कर रहा है वेलोसिटी और एक्स रिप्रेजेंट कर रहा है वहां पे डिस्प्लेसमेंट। अब लिखो इस क्वेश्चन में करना क्या है? फाइंड आउट द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ, फाइंड आउट द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ, फाइंड आउट द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ अल्फा एंड बीटा, फाइंड आउट द डायमेंशनल फॉर्मूला, फाइंड आउट द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ अल्फा एंड बीटा। तो बताना है अल्फा एंड बीटा का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा। अब देखो सबसे पहले इस टर्म को देखो जरा, ये फोर्स इंटू वेलोसिटी है कि नहीं? अच्छा, फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है? फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला था ml t-2। वेलोसिटी का चेक करो, LT-1 था कि नहीं था? तो ये जो क्वांटिटी है ये फोर्स इंटू वेलोसिटी का प्रोडक्ट है कि नहीं? अब इसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या बन गया? इसका डायमेंशनल फॉर्मूला बन गया ml² t⁻³ बताओ ये डायमेंशनल फॉर्मूला फोर्स इंटू वेलोसिटी का है कि नहीं? अच्छा, ये टर्म अगर फोर्स इंटू वेलोसिटी है तो फोर्स इंटू वेलोसिटी के साथ क्या चीज ऐड होगी? फोर्स इंटू, अरे प्रॉपर्टी यही है कि नहीं है? सेम फिजिकल क्वांटिटी के साथ सेम फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है? ऐड होती है। तो ये अगर फोर्स इंटू वेलोसिटी है तो ये भी क्या होना चाहिए? और ये भी क्या होना चाहिए? फोर्स इंटू। तो अब हम रिजल्ट ऐसा यूज कर सकते हैं क्या कि बीटा अपॉन एक्स स्क्वायर, बताओ बीटा अपॉन एक्स स्क्वायर जो रहेगा वो फोर्स इंटू वेलोसिटी के क्या होगा? इक्वल होगा। तो इसका मतलब है कि बीटा बाय एक्स स्क्वायर अगर फोर्स इंटू वेलोसिटी है तो इसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होना चाहिए? ml² t-3। देखो ऐसा बोलो ही नहीं बोलोगे भाई, ये टर्म फोर्स इंटू वेलोसिटी है तो ये भी क्या होगी? और हमें मालूम है फोर्स इंटू वेलोसिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला ml² t-3 होता है।
अब यहां से हम क्या कैलकुलेट कर लें, x तो वहां पे क्या है, एक तरह का लेंथ है, तो ये हो जाएगा बीटा अपॉन एल स्क्वायर किसके बराबर, एम एल स्क्वायर टी टू दी पावर -3। तो बताओ बीटा का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या हो गया, एम एल टू दी पावर 4 टी टू दी पावर -3। बताओ ये डायमेंशनल फॉर्मूला है कि नहीं है बीटा का, अबे हाँ है ना। अब बताओ ये भी क्या होगा, सेम। तो हम ऐसा लिख सकते हैं क्या कि अल्फा बाय टी स्क्वायर किसके बराबर होगा, अल्फा बाय टी स्क्वायर भी फोर्स इंटू वेलोसिटी के बराबर होगा। अब ये टाइम है कि नहीं है, तो टाइम का वहां पे डायमेंशनल फॉर्मूला टी स्क्वायर, तो अल्फा बाय टी स्क्वायर किसके बराबर, एम एल स्क्वायर टी टू दी पावर -3। तो अल्फा क्या हो जाएगा, अल्फा हो जाएगा एम एल स्क्वायर। देखो चेक करो ये डायमेंशनल फॉर्मूला है कि नहीं है किसका, अल्फा और बीटा का। कर दे रब, अभी करें कि नहीं करें, हो गया। लिखो अब आगे लिखो वहां पे, फॉर n मोल्स ऑफ गैस, फॉर n मोल्स ऑफ गैस, फॉर n मोल्स ऑफ गैस वंडर वॉल इक्वेशन इज, फॉर n मोल्स ऑफ गैस वंडर वॉल इक्वेशन इज। अब ये एक फॉर्मूला होता है केमिस्ट्री में, और फॉर्मूला होता है P माइनस ए बाय वी स्क्वायर, P माइनस ए बाय वी स्क्वायर इंटू वी माइनस बी किसके बराबर, एन आर टी के। अब यहां पे लिख लो मतलब क्या है, P जो है, P को हम लोग बोलते हैं प्रेशर, V वॉल्यूम, ये भी वॉल्यूम है V, N यहां पे क्या है, N है वहां पे नंबर ऑफ मोल्स, R जो होता है R को हम बोलते हैं गैस कांस्टेंट, और T जो रहता है T रिप्रेजेंट करता है वहां पे टेम्परेचर। तो P प्रेशर है, V वॉल्यूम है, N नंबर ऑफ मोल्स, R हो गया गैस कांस्टेंट, और T वहां पे क्या हो गया, टेम्परेचर। अब कैलकुलेट क्या करना है, कैलकुलेट करना है डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ A एंड B। क्वेश्चन में लिखो फाइंड आउट द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ, फाइंड आउट द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ A एंड B। फाइंड आउट द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ A एंड B। जो प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी हमें केवल यही यूज करनी है, सेम फिजिकल क्वांटिटी के साथ क्या चीज ऐड होगी, सेम फिजिकल क्वांटिटी।
बताओ बी किसके बराबर होना चाहिए, बोलो। यहां पे क्या है, तो वॉल्यूम के साथ क्या चीज सब्ट्रैक्ट होगी, तो v के साथ अगर मैं b माइनस कर रहा हूं तो b भी एक तरह का क्या होना चाहिए, और b अगर एक तरह का वॉल्यूम है तो उसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होना चाहिए, L क्यूब होना चाहिए। तो अगर b का डायमेंशनल फॉर्मूला पूछोगे तो b का डायमेंशनल फॉर्मूला वहां पे क्या होगा, L क्यूब होगा। अब बोलो नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या आएगी, फिर से यही प्रॉपर्टी यूज करें, कहां पे अब यूज करें, हाँ बोलो अब क्या है, ये क्या है, तो प्रेशर के साथ क्या चीज सब्ट्रैक्ट होती है, तो इसका मतलब है a बाय वी स्क्वायर भी एक तरह का क्या होना चाहिए, तो यहां पे हम बोले a बाय वी स्क्वायर प्रेशर के बराबर है, और प्रेशर का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है, m l माइनस 1 t माइनस 2। देखो है कि नहीं वहां पे, तो ये हो जाएगा एम एल माइनस 1 टी माइनस 2। वी वहां पे वॉल्यूम है कि नहीं है, तो वॉल्यूम का क्या था, एल क्यूब, यहां पे होल स्क्वायर, ये हो जाएगा एम एल माइनस 1 टी की पावर माइनस 2। अब बताओ इक्वेशन क्या बन गई ए के लिए, तो ए के लिए जाओगे तो ये हो जाएगा m, यहां पे क्या हो गया, l की पावर, अबे 6 हुआ ना, और l की पावर 6 इंटू एल की पावर माइनस 1 क्या हो गया, l की पावर 5 इंटू टी की पावर माइनस 2। तो चेक करो ये a का डायमेंशनल फॉर्मूला होगा कि नहीं होगा वहां पे, तो b का डायमेंशनल फॉर्मूला l क्यूब है और a का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या हो गया, एम एल 5 टी टू द पावर माइनस 2। आया समझ में, और इस तरह के क्वेश्चन मिलते हैं बुक्स में भी और मॉड्यूल में भी, तो वहां पे प्रॉपर्टी यही यूज की जाती है कि सेम क्वांटिटी के साथ सेम क्वांटिटी या तो ऐड होगी या फिर क्या होगी, सब्ट्रैक्ट हो रही होगी वहां पे। लिख लिया इतना, अच्छा अब ये तो हो गया ना, अब ये तो पहली प्रॉपर्टी थी, नेक्स्ट प्रॉपर्टी लिखो वहां पे। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी हम लोग क्या डिफाइन कर रहे हैं, अगर हम बात करते हैं थीटा की, तो थीटा क्या बताता है, थीटा वहां पे बताता है एंगल को। अच्छा एंगल का सबने फॉर्मूला पढ़ा होगा 9th-10th में, एक फॉर्मूला था, एंगल का मतलब होता था आर्क अपॉन रेडियस। मान लो ये अगर एक सर्कल की आर्क है और इस आर्क ने यहां पे क्या किया है, कुछ एंगल सबटेंड किया है, तो ये वहां पे रेडियस था कि नहीं था, यहां से लेके यहां तक, तो ये था वहां पे रेडियस और ये वहां पे थी आर्क। अच्छा बताओ आर्क एक तरह की क्या है, लेंथ, रेडियस भी क्या है, तो यहां पे हम बोलेंगे थीटा हो जाएगा L बाय L। अच्छा अब L बाय L है तो सॉल्व करने पे कितना आ गया, 1, और लास्ट क्लास में क्या लिखवाया था, अगर 1 आया तो इसका मतलब है कि ये टर्म वहां पे क्या है, डायमेंशन लेस है। देखो है कि नहीं वहां पे, अगर 1 आ गया तो वो टर्म वहां पे क्या हो गई, डायमेंशन लेस हो गई वहां पे। अच्छा नेक्स्ट टर्म देखो वहां पे, ये भी तुम लोगों ने 10th में पढ़ा होगा कि ये अगर राइट एंगल ट्राइंगल है तो बताओ किसको हम परपेंडिकुलर बोलेंगे यहां पे, अगर ये हमारे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल है तो किसको हम परपेंडिकुलर बोलें,
ये जो साइड रहेगा ये तो हाइपोटेनियस होगा कि नहीं होगा? अब किसको परपेंडिकुलर बोले, किसको बेस बोले? हाँ, कि नीचे वाले को परपेंडिकुलर बोले? हाँ, अरे डिपेंड करता है एंगल के ऊपर, ऐसा नहीं बोलेंगे कौन परपेंडिकुलर होगा। ये भी परपेंडिकुलर हो सकता है, ये भी परपेंडिकुलर हो सकता है, डिपेंड करता है कौन सा हम एंगल कंसिडर कर रहे हैं। अगर इसको हम एंगल कंसिडर करते हैं तो क्या बोलते हैं, एंगल का ऑपोजिट साइड हमेशा क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है, और ये क्या बन जाएगा? अच्छा, एंगल अगर इसको मानते तो फिर ये परपेंडिकुलर बनता और ये वहां पे क्या बनता, बेस। किसको परपेंडिकुलर मानेंगे, किसको बेस मानेंगे, वो डिपेंड कर रहा होगा किसके ऊपर, एंगल के ऊपर। अच्छा, अब ये सबने फॉर्मूले पढ़े थे नहीं पढ़े थे कि टेन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, कॉस थीटा वहां पे, ये पढ़ा था नहीं पढ़ा था हमने? अच्छा, परपेंडिकुलर क्या है, परपेंडिकुलर एक तरह की लेंथ है कि नहीं है, बेस भी क्या है, हाइपोटेनियस भी, तो ये L बाय L 1, L बाय L, इसका मतलब यहां से हमें क्या टर्म समझ में आ रही है, टेन थीटा, साइन थीटा, कॉस थीटा, ये सभी वहां पे क्या होते हैं, डायमेंशन लेस होते हैं। अब यहां से हम क्या बोलते हैं, यहां से इस तरह से इक्वेशन लिखो वहां पे, जैसे हम लिखते हैं वहां पे 10। अच्छा, ट्रिग्नोमेट्री में हम क्या बोलते हैं, 10 के साथ जो भी टर्म होती है वो बेसिकली क्या रिप्रेजेंट करती है, एंगल को। अबे 10 2x 10y कुछ भी लिख रहे हो तो 10 के साथ जो भी टर्म लिखी जाएगी वो किसको रिप्रेजेंट कर रही है, अब लिखो इस तरह से, वहां पे क्या लिखना है, वहां पे 10 की बात करें, साइन की बात करें, कॉस की बात करें, इनके साथ जो टर्म रहेगी वो क्या होगी, एंगल है। और ये जो एंगल है, ये एंगल हमारा डायमेंशन लेस है कि नहीं है वहां पे? तो अगर एंगल डायमेंशन लेस है, 10 के साथ जो भी टर्म होगी वो एंगल है, और इससे पहले हम प्रूफ कर चुके हैं कि एंगल क्या होता है, डायमेंशन लेस होता है। 10 थीटा भी क्या होता है, तो हम लोग ऐसा बोल सकते हैं क्या कि 10 साइन कॉस के साथ जो टर्म होती है वो एंगल है, और वो क्या है, और वो अगर डायमेंशन लेस है तो ये जो पूरी टर्म आती है, ये पूरी टर्म भी वहां पे क्या होती है, डायमेंशन लेस होती है। समझ में नहीं क्या बोला, क्या बोला मैंने, साइन के साथ कॉस के साथ जो भी टर्म आ रही है वो टर्म क्या आ रही है, डायमेंशन लेस। तो एंगल अगर डायमेंशन लेस होता है तो साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, ये पूरी टर्म भी क्या बन जाती है वहां पे, डायमेंशन लेस बन जाती है। इतनी चीज क्लियर हुई? अब मान लो मैं कहीं ऐसा लिखता हूं, एक मैं इक्वेशन लिख रहा हूं, और इक्वेशन लिखो वहां पे y इक्वल्स टू a साइन ओमेगा टी, लिखो इक्वेशन लिखो y इक्वल्स टू a साइन ओमेगा टी, y इक्वल्स टू a साइन ओमेगा टी। अच्छा, अब साइन के साथ क्या टर्म है, अबे साइन के साथ ओमेगा टी टर्म है कि नहीं है? अच्छा, अब यहां पे लिख लो कि y क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, y रिप्रेजेंट कर रहा है डिस्प्लेसमेंट। y क्या है, डिस्प्लेसमेंट, और t वहां पे क्या है, टाइम। जब हमने इक्वेशन लिखी है y इक्वल टू a साइन ओमेगा टी, तो y रिप्रेजेंट करता है पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट, t क्या रिप्रेजेंट करता है, टाइम। अब लिखो करना क्या है, इस प्रॉपर्टी को यूज करो और लिखो कैलकुलेट क्या करना है, फाइंड आउट द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ, फाइंड आउट द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ। अब किसका डायमेंशनल फॉर्मूला हमें कैलकुलेट करना है,
तो हमें डायमेंशनल फॉर्मूला एक तो कैलकुलेट करना है, इसको हम रीड करते हैं ओमेगा। तो एक तो हमें ओमेगा का डायमेंशनल फॉर्मूला कैलकुलेट करना है और दूसरा डायमेंशनल फॉर्मूला हमें कैलकुलेट करना है ए का। तो क्वेश्चन में कैलकुलेट करो डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ ए एंड ओमेगा। अच्छा, अब इस इक्वेशन को देख के तो साइन के साथ क्या टर्म है? अबे साइन के साथ आगे जैसे ऐसे लिखते हैं कि टेन के साथ आगे थीटा है, साइन के साथ। तो यहां पे जब मैंने लिखा है ए साइन ओमेगा टी, तो साइन के साथ कौन सी टर्म है? ओमेगा टी। तो बताओ ये जो पूरी टर्म होगी, ये पूरी टर्म एंगल होगी कि नहीं होगी वहां पे? और अगर एंगल है तो वो क्या होगा? और डायमेंशन लेस होगा, तो वहां पे हम क्या लिखते हैं? तो हम ऐसा लिख सकते हैं क्या कि ओमेगा इंटू टी डायमेंशन लेस के बराबर है। अब टी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? टाइम। तो टाइम का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है? टी राइट हैंड साइड 1, तो ओमेगा हो जाएगा 1/t, यानी क्या हो गया? टी टू दी पावर। तो यहां पे अगर कोई पूछता है कि ओमेगा का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या है, तो ओमेगा का डायमेंशनल फॉर्मूला टी टू दी पावर -1 है। नहीं, अब फिर से प्रॉपर्टी यूज करो। बताओ, अब प्रॉपर्टी अगर यूज करने जाओगे तो अब प्रॉपर्टी क्या यूज करोगे? मैंने क्या लिखवाया था? थीटा अगर डायमेंशन लेस होता है तो साइन थीटा भी क्या होता है? तो ये बताओ, ये पूरी टर्म क्या है? तो ये पूरी टर्म भी वहां पे डायमेंशन लेस है कि नहीं है वहां पे? और ये पूरी अगर टर्म डायमेंशन लेस है तो y क्या है? डिस्प्लेसमेंट, एक तरह की लेंथ। ए का हमें कैलकुलेट करना था, साइन ओमेगा टी वाली टर्म क्या हो गई? तो बताओ ए का डायमेंशन किसके बराबर निकल के आएगा? एल। तो ये जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में हमने यही प्रॉपर्टी यूज करी है। साइन कॉस इनके साथ जो टर्म होती है वो डायमेंशन लेस होती है। तो पूरी साइन थीटा वाली टर्म, कॉस थीटा वाली टर्म, टेन थीटा वाली टर्म क्या हो जाएगी? डायमेंशन लेस हो जाएगी वहां पर। इतनी चीज सबको क्लियर हुई? अब इसी में आगे लिखो, इसी पॉइंट में अपन आगे चल रहे हैं। रब करो मैं से। अब इसी पॉइंट को अपन आगे लेके जा रहे हैं। अब नेक्स्ट टर्म लिखो वहां पे लॉग। अच्छा, लॉग 2 होते हैं कि नहीं होते हैं? पढ़ा है मैथ्स में इतना 9 10th में। एक होता है नेचुरल लॉग और एक लॉग होता है जिसका बेस 10 होता है। वे लॉग सुना है कि नहीं सुना है? नहीं सुना? कैलकुलेटर में भी नहीं देखा तुमने? देखा है? और साइंस की बुक देखोगे तो पीछे लॉग टेबल भी दिए रहते हैं। जैसे ट्रिग्नोमेट्री के टेबल होते हैं, वैसे लॉग टेबल भी दिए होते हैं। तो अगर मैं कभी लिख रहा हूं log 2, अब जो भी लॉग रहता है ना, 2 लॉग होते हैं। एक होता है लॉग जिसका बेस ई होता है और इसको हम नेचुरल लॉग बोलते हैं। तो कई बार देखोगे कैलकुलेटर में ऐसा भी दिया रहता है सिंबल ln। ऐसा देखा है ट्रिग्नोमेट्री इसमें, कैलकुलेटर में, साइंटिफिक कैलकुलेटर में ln करके टर्म लिख रही थी। तो ln जो रहता है इसको हम रीड करते हैं वहां पे नेचुरल लॉग। और जिसका एक दूसरा लॉग होता है जिसका बेस वहां पे क्या होता है? 10 होता है।
अभी मैं सिंपली लिख रहा हूं log 2 का मतलब है कि नेचुरल लॉग की बात कर रहे हैं, और कैलकुलेटर में करके देखना log 2 की वैल्यू 0.693 आती है। ये वैल्यू याद भी रखनी है। जब हम साइंटिफिक कैलकुलेटर पे log 2 की वैल्यू चेक करोगे तो वो 0.693 होगी। एक लॉग ऐसा भी लिखा जाता है जिसका बेस 10 होता है। तो अगर log 2 की बात कर रहे हैं तो ये 0.693 नहीं होता है, इसकी वैल्यू कुछ अलग होती है। फोन पे भी दिया रहता नहीं दिया रहता है कैलकुलेटर? अबे फोन में कैलकुलेटर दिया रहता है नहीं दिया रहता है? तो उसमें इस तरह का सिंबल देखा है एलएन का? अबे कभी यूज नहीं किया है कैलकुलेटर फोन पे तुम लोगों ने? क्या किया है ना? तो अब मैं क्या बोल रहा हूं, मैं सिंपली बोल रहा हूं कि log 2 की वैल्यू चेक करना, log 2 की वैल्यू क्या निकल के आती है? 0.693 आती है। अब क्या ध्यान रखना है, log के साथ जो भी टर्म होती है ये कौन सा कांस्टेंट है? अच्छा, तो जो नहीं कि log 2 की वैल्यू निकाली जाती है, log 5, log 8, log 9, log 1.5, किसी की वैल्यू निकाली जा सकती है। वहां पे वो टेबल को देखने का तरीका होता है। तो हम लोग क्या बोलते हैं, log के साथ जो टर्म है वो कौन सा कांस्टेंट है? मैथ्स का कांस्टेंट है। तो log के साथ जो भी टर्म होगी वो मैथ्स का कांस्टेंट होगी, और मैथ्स का अगर कांस्टेंट है तो वो क्या होना चाहिए? अच्छा, अब log 2 भी क्या निकल के आ गया? अबे log 2 की वैल्यू 0.693 निकल के आई, और 0.693 अगेन मैथ्स का कांस्टेंट है कि नहीं? तो हम क्या बोल सकते हैं, हम ऐसा बोल सकते ही नहीं बोल सकते हैं log उसके साथ कुछ वैल्यू और ऐसा ब्रैकेट लगा दो। अब हम क्या बोलेंगे, log के साथ जो टर्म रहती है वो हमेशा डायमेंशन लेस होती है। log के साथ जो टर्म होगी वो टर्म हमेशा क्या है? डायमेंशन लेस है। तो ये पूरी टर्म भी क्या बन गई? ये जो पूरी टर्म आएगी ये पूरी टर्म भी वहां पे क्या हो जाती है? डायमेंशन लेस हो जाती है। लिखा वहां पे? अब नेक्स्ट टर्म लिख लो वहां पे, मैथ्स में ऐसा कहीं सिंबल देखा था मैथ्स में? ई। अब ई क्या होता है? एक्सपोनेंट होता है, और इसकी वैल्यू अगर चेक करोगे तो मैथ्स में 2.73 के आसपास बनती है। वहां पे कभी चेक करी ई की वैल्यू क्या होती है? तो ई वहां पे एक्सपोनेंट है जिसकी वैल्यू 2.732 इस तरह की वैल्यू होती है। तो ई क्या है, कांस्टेंट या वेरिएबल? ई जो रहेगा, ई बेसिकली मैथ्स का कांस्टेंट है कि नहीं है? और ई अगर मैथ्स का कांस्टेंट है तो क्या होना चाहिए? डायमेंशन लेस होना चाहिए। तो अब नेक्स्ट पॉइंट लिखो वहां पे, अगर मैं कभी ऐसा लिख रहा हूं ई उसके साथ कुछ पावर है, जब भी हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं कई बार ऐसा हम लिखते हैं ई स्क्वायर, कई बार हम लिखते हैं ई क्यूब, ऐसा लिखा जाता है मैथ्स में। अब बताओ जो पावर होती है वो पावर क्या है? डायमेंशन लेस। और ये पूरी टर्म भी क्या बन जाएगी? क्योंकि भाई अगर ई स्क्वायर लिखा है तो ई स्क्वायर का मतलब क्या है? 2.7 का, तो ये डायमेंशन लेस है, तो ये पूरी टर्म भी क्या है? तो हम ऐसा बोल सकते ही नहीं बोल सकते हैं कि ई के पावर में जो भी टर्म होगी वो क्या होगी?
अच्छा, ई की पावर वाली टर्म अगर डायमेंशन लेस है तो ये पूरी टर्म भी वहां पे क्या है, डायमेंशन लेस है। देखो इतना आ रहा है कि नहीं आ रहा है? जो ई की पावर होती है वो डायमेंशन लेस होती है, तो ये पूरी टर्म भी वहां पे क्या बन जाती है, डायमेंशन लेस बन जाती है। रब करो, इतना हो गया ना। अब लिखो, एक क्वेश्चन लिखो और करके देखो जरा सॉल्व। इक्वेशन में बोल रहा है अल्फा इक्वल्स टू एफ बाय वी स्क्वायर साइन बीटा टी। एक इक्वेशन दी है अल्फा इक्वल्स टू एफ अपॉन वी स्क्वायर साइन बीटा टी। अच्छा, अब यहां पे लिखो एफ क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, फोर्स को, वी वेलोसिटी को, और टी टाइम को। अब जो मैंने सेकेंड प्रॉपर्टी समझाई है उस प्रॉपर्टी को यूज करो। और करना क्या है, हमें कैलकुलेट करना है डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ अल्फा एंड बीटा। फाइंड आउट द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ अल्फा एंड बीटा। तो अल्फा और बीटा का डायमेंशनल फॉर्मूला कैलकुलेट करो। बोलो क्या करोगे हम? बीटा का कितना निकल के आया? बीटा का डायमेंशन लेस कहां से होगा बे? आप बोलो क्या बोल रहे हो? अबे साइन के साथ क्या टर्म है, बीटा है कि बीटा टी है? तो ये पूरा एंगल होगा ना, तो क्या चीज डायमेंशन लेस होगी? बीटा इंटू टी। और बीटा इंटू टी डायमेंशन लेस होगा। बीटा का डायमेंशन कैलकुलेट करना है, टाइम का टी, तो जो बीटा रहेगा वो टी की पावर -1 होगा कि नहीं होगा? अभी प्रॉपर्टी यही यूज करनी है ना, साइन के साथ जो टर्म रहती है वो एंगल है, और वो एंगल क्या है, डायमेंशन लेस है। अच्छा, कौन सी टर्म पूरी डायमेंशन लेस बन जाएगी? ये पूरी टर्म भी क्या हो गई, डायमेंशन लेस। तो अगले स्टेप में तुम क्या बोलोगे, अल्फा इक्वल्स टू एफ बाय वी स्क्वायर, और आगे क्या लिख दें, 1 लिख दें वहां। अब फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या था, एम एल टी -2। वेलोसिटी का एल टी -1 का होल स्क्वायर। अब अल्फा क्या होगा, अल्फा हो जाएगा m l की पावर -1 ना, यहाँ पे l, यहाँ पे l स्क्वायर, तो एक l कैंसिल आउट होगा, बचेगा क्या, ml -1, और यहाँ पे t की पावर -2, t की पावर -2 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो अल्फा का डायमेंशनल फॉर्मूला चेक करो, ml -1 बनेगा या नहीं बनेगा? लिखो इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन।
लिखा? लिखो नेक्स्ट क्वेश्चन, लिखो वहां पे एक इक्वेशन दी हुई है और इक्वेशन इस तरह से दी है, अल्फा इक्वल्स टू एफ वी स्क्वायर अपॉन बीटा स्क्वायर। अल्फा की वैल्यू है एफ वी स्क्वायर अपॉन बीटा स्क्वायर इंटू लॉग ऑफ, लॉग नेचुरल है, और वहां पे लिखा गया है 2 पाई बीटा बाय वी स्क्वायर। और यहां पे लिख लेना एफ का मतलब क्या है, फोर्स, वी तो एफ यहां पे फोर्स है, वी यहां पे क्या है, वेलोसिटी है। अब लिखो करना क्या है, फाइंड आउट द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ, फाइंड आउट द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ अल्फा एंड बीटा, फाइंड आउट द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ अल्फा एंड बीटा। अब बोलो यहां प्रॉपर्टी क्या यूज करोगे, प्रॉपर्टी क्या लिखवाई थी अभी, लॉग के साथ जो पूरी टर्म होती है वो क्या होती है, तो ये डायमेंशनलेस है कि नहीं है पूरा, फिर अगले स्टेप में ये पूरी टर्म भी क्या बन जाएगी, तो करो अब ये प्रॉपर्टी को यूज करो। पहले किसको डायमेंशनलेस बनाओ, बनाओ उसको डायमेंशनलेस बनाओ जरा। तो क्या लिखा वहां पे, 2 पाई बीटा बाय वी स्क्वायर डायमेंशनलेस होगा कि नहीं होगा, अभी चेक करो, 2 पाई बीटा बाय वी स्क्वायर ये डायमेंशनलेस है कि नहीं है। अब 2 पाई क्या है, मैथ्स का कांस्टेंट, तो ये हो जाएगा 1 इंटू बीटा अपॉन वी, वेलोसिटी का मतलब एल टी माइनस 1 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू क्या हो गया, ऐसे ही कि नहीं है। अब बताओ बीटा का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या निकल के आ रहा है, तो बीटा का डायमेंशनल फॉर्मूला आ जाएगा एल स्क्वायर टी की पावर -2। चेक करो इतना है कि नहीं है वहां पे, देखो सही लिखा ही नहीं लिखा है, बीटा जो रहेगा वो हो जाएगा एल स्क्वायर टी -2। लिखा। अब बताओ अगले स्टेप में क्या लिखेंगे, अगले स्टेप में हम लिखेंगे अल्फा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, एफ वी स्क्वायर अपॉन बीटा स्क्वायर, लॉग वाली पूरी टर्म क्या बन गई, डायमेंशनलेस। अब अल्फा फोर्स का क्या होता है, एम एल टी -2, वेलोसिटी का
होल स्क्वायर अपॉन बीटा का अभी हमने कैलकुलेट किया कि नहीं कैलकुलेट किया, बीटा का हमने कैलकुलेट किया एल स्क्वायर टी माइनस 2 और इसका होल स्क्वायर। अब इसको सिंप्लीफाई कर दो, बताओ क्या बन गया, m, यहां पे बनेगा एल क्यूब और यहां पे एल टू दी पावर 4, तो क्या बन गया एल की पावर -1, फिर t की पावर -4, t की पावर -4 कैंसिल आउट होगा, तो चेक करो ये बन रहा है क्या अल्फा का डायमेंशनल फॉर्मूला। अल्फा आ रहा है ml -1 और बीटा आ रहा है वहां पे एल स्क्वायर t -2। तो जब न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं तो इन प्रॉपर्टीज को वहां पे हम क्या करते हैं, यूज करते हैं। कितनी प्रॉपर्टी बताई अभी, 2। पहली प्रॉपर्टी क्या बताई, सेम क्वांटिटी के साथ सेम क्वांटिटी ऐड होगी तो रिजल्ट भी क्या बनेगा, वही सेम क्वांटिटी बनेगा। और दूसरा क्या बोला, tan के साथ वाली टर्म, cos के साथ वाली टर्म, साइन के साथ वाली टर्म डायमेंशनलेस होती है, तो वो एंटायर टर्म क्या बन जाती है, डायमेंशनलेस बन जाती है वहां पे। अब नेक्स्ट हेडिंग डालो वहां पे, यूजेस ऑफ, नेक्स्ट हेडिंग डालो वहां पे यूजेस ऑफ यूनिट एंड डायमेंशन, यानी यूनिट एंड डायमेंशन पढ़ते क्यों हैं हम लोग 11th में। तो नेक्स्ट लिखो वहां पे यूजेस ऑफ यूनिट एंड डायमेंशन, और सबसे पहला यूज लिखो वहां पे जो यूनिट एंड डायमेंशन का होता है, और वो होता है टू चेक द करेक्टनेस ऑफ अ फॉर्मूला। ये एग्जाम में पूछा भी जाता है कि यूनिट एंड डायमेंशन मेथड के यूजेस क्या हैं। तो पहला यूज क्या है, टू चेक द करेक्टनेस ऑफ अ फॉर्मूला, टू चेक द करेक्टनेस ऑफ अ फॉर्मूला। और इसमें लिखो जरा, लिखो वहां पे, इफ द डायमेंशंस ऑफ, if the dimensions of the LHS and RHS are same, if the dimensions of the LHS and RHS are same, if the dimensions of the LHS and RHS are same, then we can say, that this equation, then we can say that this equation is at least dimensionally correct, then we can say, that this equation is at least dimensionally correct. So this equation may be correct. So this equation may be correct. लिखा है इतना, if the dimensions of the LHS and RHS are same, then we can say that this equation is at least dimensionally correct. So this equation may be correct. इसी में आगे लिखो यहाँ पे, but if dimensions of, LHS and RHS but if dimensions of LHS and RHS is not same, then the equation is not even dimensionally correct. But if dimensions of LHS and RHS is not same, then the equation is not even dimensionally correct. अब जैसे देखो, अगर मैं बोल रहा हूं कि हमारे पास एक पार्टिकल है और एक पार्टिकल सर्कुलर पाथ पे चल रहा है, हमारे पास एक पार्टिकल है, पार्टिकल सर्कुलर पाथ पे चल रहा है, ये सर्कल का हो गया सेंटर, और किसी टाइम पे पार्टिकल यहां कहीं है, ऐसे मूव कर रहा है वहां पे,
तो हमारे पास एक पार्टिकल है, पार्टिकल किस पाथ पे चल रहा है? सर्कुलर। और 9th-10th में इतना पढ़ा था क्या कि कोई भी बॉडी सर्कुलर पाथ पे तभी चल पाती है जब उसके पास वहां पे नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स होता है। सेंट्रीपिटल फोर्स हमेशा कहां लगता है? टुवर्ड्स द सेंटर। ये पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था 9th-10th में कि कोई भी पार्टिकल सर्कुलर पाथ पे तभी मूव कर पाता है जब उसके पास क्या होता है? सेंट्रीपिटल फोर्स होता है। अब मैं अगर बोलता हूं तुमसे कि सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला होता है mv/r, मान लो। अबे फिजिक्स में एक दो फॉर्मूले होते हैं क्या? फिजिक्स में बहुत सारे फॉर्मूले होते हैं। कुछ फॉर्मूले हम लोग 11th-12th में पढ़ते हैं, लेकिन बाकी फॉर्मूले हम पढ़ पाते हैं क्या? नहीं। तो अब मैंने तुमसे बोला कि सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला होता है mv/r, और मैं बोल रहा हूं m यहां पे रिप्रेजेंट कर रहा है मास को, v वेलोसिटी या स्पीड को, और r वहां पे रिप्रेजेंट कर रहा है सर्कुलर पाथ के रेडियस को। मैंने बोला जो सेंट्रीपिटल फोर्स है उसका फॉर्मूला क्या लिखा मैंने? अबे सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला मैंने बोला है mv/r। अब हमें ये चेक करना है कि ये फॉर्मूला सही है कि गलत है। तो ये फॉर्मूला देखो, हम केवल ये बोल सकते हैं कि अगर लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड के डायमेंशन क्या कर गए? उधर नहीं है, इधर लिख रहे हैं। तुम देख उधर रहे हो, ऐसे कैसे देख रहे हो कि इधर से इधर देख रहे हो? दिख रहा है, वहां से दिख रहा है। मतलब मैंने सर वहां पे नजर की फिर ऊपर। अच्छा, अब देखो मैंने क्या बोला है, हम केवल यूनिट एंड डायमेंशन मेथड से चेक करके बता सकते हैं कि ये इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है या डायमेंशनली। अच्छा, डायमेंशनली करेक्ट कब बोलेंगे? जब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का डायमेंशन क्या कर जाएगा? मैच कर जाएगा। बताओ लेफ्ट हैंड साइड फोर्स है कि नहीं है? तो फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है? mlt-2। अब राइट हैंड साइड चेक करते हैं, m मास, वेलोसिटी का रेडियस, l से l कैंसल आउट हुआ। बताओ राइट हैंड साइड क्या बना? mt-1। लेफ्ट हैंड साइड बताओ, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों के डायमेंशन सेम है क्या? नहीं। तो हम बोलेंगे ये इक्वेशन डायमेंशनली क्या है? इनकरेक्ट है। अच्छा, अब मैं अगर बोलता हूं कि सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला एक्चुअली होता है mv²/r। पढ़ा था ये फॉर्मूला? सेंट्रीपिटल फोर्स का जो करेक्ट फॉर्मूला होता है वो होता है mv²/r। अब चेक करो, फिर से हम देख रहे हैं ये इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है कि नहीं है। फोर्स का, मास का m, वेलोसिटी का, रेडियस, अब क्या बनेगा वहां पे? m, यहां पे l², यहां पे l, और यहां पे ml। बताओ लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों के डायमेंशन क्या कर गए? मैच कर गए। तो हम क्या बोलेंगे? हम बोलेंगे कि ये इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है। अच्छा, हम केवल यही बोल सकते नहीं बोल सकते कि ये इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है? ये फॉर्मूला करेक्ट है ऐसा बोल पाएंगे क्या? ये फिजिक्स का फॉर्मूला सही है ऐसा बोल पाएंगे क्या? क्यों नहीं बोल सकते? नहीं नहीं नहीं, देखो जब भी हम फिजिक्स में कोई फॉर्मूला लिखते हैं तो उस फॉर्मूले को हम डिराइव करते हैं, नहीं डिराइव करते हैं? विदाउट डेरिवेशन कोई फॉर्मूला लिखते हैं क्या? तो हमने इस फॉर्मूले को क्या डिराइव किया है अभी? क्या? अरे अभी तुमने इस फॉर्मूले को डिराइव कर लिया क्या? कहां किया? सर्कुलर मोशन ही नहीं पढ़ा तुमने, कहां से डिराइव कर लिया? अभी तो अपन यूनिट एंड डायमेंशन पढ़ रहे हैं, चौथा चैप्टर आता है सर्कुलर मोशन। तो मैं तुमसे बोल रहा हूं कि क्या हमने इस फॉर्मूले को कोई लॉस से डिराइव किया है क्या? फिजिक्स में फॉर्मूला रैंडमली लिख देते हैं क्या?
क्या करते हैं, कोई लॉ यूज करते हैं, लॉ से फॉर्मूला निकालते हैं। तो हमने यहां पे कोई लॉ यूज किया है क्या, फॉर्मूला डिराइव किया है क्या? तो जब तक हम फॉर्मूला डिराइव नहीं करेंगे तो हम ऐसा बोल पाएंगे क्या कि फिजिक्स में फॉर्मूला एग्जिस्ट करता है? नहीं बोल सकते। लेकिन हम एटलीस्ट ये बोल सकते हैं कि ये इक्वेशन डायमेंशनली क्या है, करेक्ट है वहां पे। जैसे मैं एक और एग्जांपल लेता हूं, रब करो इतना। लिख लिया? अबे लिखा कि नहीं लिखा? अब जैसे देखो यहां पे मान लो ये रोड है, और देखो रोड पे नोटिस क्या किया है कि मान लो अगर रोड है और रोड पे कोई कर्व आता है, रोड पे कई बार टर्न आता ही नहीं आता है, और जब मोटरसाइकिलिस्ट मूव करता है तो कैसे मूव करता है? जैसे ग्राउंड पे अगर मोटरसाइकिलिस्ट रोड पे ऐसा चल रहा है, जब टर्न आता है तो ऐसे ही वर्टिकल चलता है क्या? अगर इस साइड टर्न लेना है तो क्या करता है, ऐसे टिल्ट करता है, और इस साइड टर्न लेना है तो देखा होगा जब मोटरसाइकिल की रेस होती है, अगर उसको इस साइड टर्न लेना है तो मोटरसाइकिल, बताओ कुछ इस तरह से टिल्ट करती है कि नहीं टिल्ट करती है वहां पे? तो मोटरसाइकिलिस्ट मोटरसाइकिल को टिल्ट कराता है, डिपेंड करता है वो किस साइड टर्न ले रहा है। अब इस मोटरसाइकिलिस्ट ने वर्टिकल से जो एंगल फॉर्म किया उस एंगल को मैंने थीटा बोला। अब मैं अगर बोलता हूं कि मोटरसाइकिलिस्ट कितने एंगल से टर्न कर रहा है, तो tan थीटा को मैंने लिखा RG/v²। कोई भी मोटरसाइकिलिस्ट जब टर्न लेने जाता है तो वो क्या करता है, वर्टिकल से किसी एंगल पे बेंड करता है। तो जो उसने एंगल बेंड किया है वो है RG/v²। R क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, R रिप्रेजेंट कर रहा है सर्कुलर पाथ का रेडियस, V क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, वेलोसिटी, और G क्या है, G है वहां पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, है ना? अब बताओ ये इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है या इनकरेक्ट है? चेक करो पहले, ये चेक करो कि ये इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है या डायमेंशनली इनकरेक्ट है। बोलो ये इक्वेशन क्या है, डायमेंशनली करेक्ट या डायमेंशनली इनकरेक्ट? करेक्ट है। tan थीटा क्या है लेफ्ट में, डायमेंशनलेस, तो यहां पे क्या लिखोगे, यहां पे लिखोगे 1। अब r क्या है, एक तरह की लेंथ, g एक्सेलरेशन है, और एक्सेलरेशन का LT-2,
वेलोसिटी का क्या हो जाएगा, एल टी माइनस वन का, अब चेक करो क्या चीज कैंसिल आउट होगी, एल स्क्वायर भी कैंसिल आउट होगा, टी टू द पावर माइनस टू भी क्या होगा। तो बताओ ये इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है कि नहीं है, अभी करेक्ट है ना। अच्छा ये इक्वेशन डायमेंशनली तो करेक्ट है, लेकिन फिजिक्स में ऐसा फॉर्मूला है क्या, ये बोल पाएंगे क्या, नहीं, क्योंकि ये फॉर्मूला हमने डिराइव किया ही नहीं है। अब देखो होता क्या है, जो करेक्ट फॉर्मूला होता है ये आगे हम लोग डिराइव करेंगे फॉर्मूला, जो करेक्ट फॉर्मूला होता है ना वो फॉर्मूला होता है टेन थीटा इक्वल्स टू, ये करेक्ट फॉर्मूला होता है। इसको भी चेक करोगे डायमेंशनली कोई फर्क पड़ा क्या, अब इस टर्म को ऊपर नीचे करोगे फर्क पड़ेगा क्या, नहीं। तो ये इक्वेशन भी क्या है, डायमेंशनली करेक्ट है, और ये इक्वेशन फिजिक्स में भी क्या है, करेक्ट है। इसका मतलब क्या हुआ कि कोई इक्वेशन अगर डायमेंशनली करेक्ट है तो फिजिक्स में भी करेक्ट होगी क्या, नहीं। लेकिन अगर कोई इक्वेशन फिजिक्स में करेक्ट है तो डायमेंशनली वहां पे क्या होगी, करेक्ट होगी। लिखो एक एग्जांपल लिखो जरा और चेक करो कि ये इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है या नहीं है। इक्वेशन क्या दिए, इक्वेशन दिए प्रेशर, P प्रेशर है और प्रेशर का फॉर्मूला दिया है 3FV स्क्वायर अपॉन पाई स्क्वायर T स्क्वायर x। अब यहां पे लिख लो P प्रेशर है, F फोर्स, P प्रेशर, ये हो गया प्रेशर, F फोर्स, V वेलोसिटी, T। हाँ मेरा भी फोन म्यूट रहता है क्या, क्या हो, F फोर्स V वेलोसिटी, F फोर्स V वेलोसिटी, P प्रेशर, T टाइम और X डिस्टेंस। अब बताओ ये इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है या इनकरेक्ट है। क्या है, डायमेंशनली करेक्ट या इनकरेक्ट, बताओ। प्रेशर का क्या था, प्रेशर का था वहां पे M L T माइनस टू, क्या ML माइनस वन T माइनस टू, यही था ना, ML माइनस वन T माइनस टू। 3 तो कांस्टेंट है, फोर्स का, वेलोसिटी का, एल टी माइनस वन का स्क्वायर, पाई स्क्वायर
कांस्टेंट टी स्क्वायर और एक्स का। तो चेक करो ये इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट बनेगी क्या? पे बन नहीं सकती, यहाँ पे एम ही दिख रहा है, राइट में एम आ रहा है कि नहीं आ रहा है? फिर एल का कितना बन रहा है? एक एल कैंसिल आउट होगा, एल स्क्वायर बन रहा है कि नहीं बन रहा है? और टी की पावर क्या बन रही है? -6। और लेफ्ट हैंड साइड क्या है? एम एल -1 टी की पावर। तो बताओ लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड के डायमेंशन मैच कर रहे हैं क्या? तो हम बोलेंगे ये जो इक्वेशन है ये इक्वेशन डायमेंशनली क्या है? इनकरेक्ट है। अब कुछ एग्जाम्पल लिख रहा हूं, चेक करो ये इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है या इनकरेक्ट है। तो लिखो, क्वेश्चन लिखो वहां पे, check if the following equations are dimensionally correct. Check if the following equations are dimensionally correct. अब इक्वेशन क्या है? तो जो पहली इक्वेशन है वो लिखो, हाइट h इक्वल्स टू 2s cos थीटा अपॉन रो आर जी। ये पहला फॉर्मूला है, मैं लिखवाऊंगा बाद में मतलब क्या है बाकी टर्म का। पहला फॉर्मूला है 2s cos थीटा अपॉन आर रो जी। फिर सेकंड फॉर्मूला है v वेलोसिटी। v वेलोसिटी का फॉर्मूला दिया है √p/ρ। तीसरा जो फॉर्मूला है वो कैपिटल V है और ये वॉल्यूम है, और वॉल्यूम का फॉर्मूला दिया है πp r⁴t अपॉन 8η_L। और जो चौथा फॉर्मूला है वो दिया है फॉर्मूला फ्रीक्वेंसी का। फ्रीक्वेंसी दी है 1/2π √mgl अपॉन I। अब लिखो वहां पे S क्या रिप्रेजेंट करता है? S रिप्रेजेंट करता है सरफेस टेंशन, रो रिप्रेजेंट कर रहा है डेंसिटी। रो क्या है? डेंसिटी। R होता है रेडियस। यहां पे क्या लिखा है? प्रेशर। यहां पे डेंसिटी। ये बस ध्यान रखना, ये जो टर्म लिखी है ये टर्म वेलोसिटी है, ये टर्म वॉल्यूम है, और ये टर्म वहां पे फ्रीक्वेंसी है। तो वेलोसिटी है, वॉल्यूम है, और तीसरा वहां पे क्या है? फ्रीक्वेंसी। हमें बताना है कि ये सब इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है या इनकरेक्ट है। अब कैसे चेक करेंगे डायमेंशनली करेक्ट है या इनकरेक्ट है? अबे लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड के डायमेंशन क्या करेंगे? मैच करेंगे। मैच कर गए तो डायमेंशनली करेक्ट है, नहीं मैच किया तो डायमेंशनली। सरफेस टेंशन बताया था लास्ट क्लास में, क्या था? बताया था, क्या बताया था? बताया था ना,
क्या नहीं बताया था सरफेस टेंशन क्या होता है? सरफेस टेंशन बताया था, ये लिक्विड की सरफेस की प्रॉपर्टी है जिसके कारण लिक्विड का सरफेस क्या करता है? सरफेस देखो यार, लास्ट क्लास में सरफेस टेंशन का फॉर्मूला डिराइव किया था क्या? ये तो बोल रही करवाया था। क्या बोला था? तो क्या याद है? क्या बोला था? किया था एक्सप्लेन। अबे सरफेस टेंशन को हम वहां पे क्या बोलते हैं? ऐसा कुछ मैंने डायग्राम नहीं ड्रॉ किया था, वहां बोला था कि पानी है, पानी के ऊपर अगर निडल को लाके प्लेस करते हैं तो क्या होता है, बताया था? अबे जैसे पानी है, पानी में अगर तुम कॉइन डालते हो तो कॉइन का क्या होता है? कॉइन नीचे चला जाता है। कि कॉइन किसका बना है? हाँ, मेटल तो बहुत सारे होते हैं। गोल्ड का बना होता है कॉइन क्या? कॉइन जो यूज करते हैं किसका होता है मोस्टली? आयरन या स्टील, इसका कॉम्बिनेशन होता नहीं होता है। बेसिकली हम क्या बोलते हैं, पानी में कोई भी चीज कब डूबती है? अबे जब उसकी डेंसिटी वाटर की डेंसिटी से क्या होती है? ज्यादा होती है। प्लास्टिक की बॉल डूबती है क्या पानी में? क्यों? क्योंकि उसकी डेंसिटी कम है, वाटर की डेंसिटी। अब जब हम बात करते हैं इस निडल की, तो निडल किसकी बनी है? स्टील की। और स्टील की डेंसिटी वाटर की डेंसिटी से क्या होती है? ज्यादा होती है। तो कभी भी पानी में इस तरह से अगर निडल को प्लेस करोगे तो प्लेस हो पाती है क्या? क्या होता है? वो सिंक कर जाती है। लेकिन पानी में ही निडल को धीरे से ऐसे लाके प्लेस कर दो तो क्या होता है? पानी में अगर निडल को ऐसे धीरे से लाके प्लेस करोगे तो वो निडल यहीं पे रहती है, फ्लोट करती है। फ्लोट कर देखो, धीरे से कैसे प्लेस करोगे वहां पे? अरे पानी तो रुका हुआ है ना, पानी रुका हुआ है, पानी के ऊपर हमने धीरे से निडल को लाके क्या किया? प्लेस किया। तो प्लेस करने का तरीका क्या होता है? टिश्यू पेपर लो, टिश्यू पेपर के ऊपर निडल को लाके प्लेस कर दो और उस टिश्यू पेपर को धीरे से पानी में लाके प्लेस कर दो। अब क्या होगा? अबे टिश्यू पेपर तो वेट होके क्या होगा? नीचे चला जाएगा और जो निडल रहेगी वो वहीं पे क्या करती रहेगी? फ्लोट करती रहेगी। अच्छा, कोई बॉडी फ्लोट तभी कर पाती है ना जब उसका वेट वहां पे क्या हो रहा होगा? बैलेंस हो रहा होगा वहां पे। तो जब हमने पानी पे इस तरह से निडल को लाके प्लेस किया तो निडल फ्लोट करते हुए दिखाई देती है। और निडल अगर फ्लोट कर रही है इसका मतलब है कि जितना फोर्स mg नीचे की ओर बन रहा है उतना ही फोर्स कहां बनना चाहिए? ऊपर की ओर। और ये जो फोर्स रहता है वो लिक्विड के सरफेस के कारण डेवलप होता है और इसी फोर्स को हम बोलते हैं ड्यू टू सरफेस टेंशन। ये जो फोर्स रहता है ये फोर्स सरफेस टेंशन के कारण आता है। तो सरफेस टेंशन को हम क्या डिफाइन करते हैं? सरफेस टेंशन को हम डिफाइन करते हैं कि ये लिक्विड की किसकी प्रॉपर्टी है? अब ये पूरी लिक्विड की प्रॉपर्टी नहीं है, ये लिक्विड के सरफेस की प्रॉपर्टी है। और इस प्रॉपर्टी के कारण लिक्विड का सरफेस एक स्ट्रेच मेम्ब्रेन की तरह बिहेव करता है। क्या बोला मैंने अभी? मैंने बोला सरफेस टेंशन लिक्विड के सरफेस की प्रॉपर्टी है जिसके कारण लिक्विड का सरफेस किसकी तरह बिहेव कर रहा है? अच्छा, स्ट्रेच मेम्ब्रेन को खींच दो और छोड़ दो तो क्या होता है? अरे वापस आ जाती है। तो हम ऐसा बोलते हैं कि सरफेस टेंशन लिक्विड के सरफेस की प्रॉपर्टी है जिसके कारण लिक्विड मिनिमम एरिया अटेन करने की कोशिश करता है। जिसके कारण लिक्विड का सरफेस क्या कर रहा है? मिनिमम एरिया अटेन करने की कोशिश करता है और उसी के कारण वहां पे सरफेस पे क्या आता है? फोर्स आता है। उसी फोर्स को वहां पे हम क्या बोलते हैं? सरफेस टेंशन बोलते हैं। कभी देखा है फ्लोर पे अगर पानी ऐसा पड़ा हुआ है, फ्लोर पे ऐसा पानी पड़ा हुआ है और उंगली से पानी को ऐसे खींचो
तो क्या होता है? अबे फ्लोर पे अगर पानी पड़ा हुआ है, पानी को ऐसा हल्का सा उंगली से खींचते हो तो पानी उसी डायरेक्शन में पूरा आगे बढ़ जाता है क्या? क्या कुछ नहीं होता है। तुम पानी को ऐसे खींचोगे ना तो पानी वापस वापस फिर से क्या होता है, वापस कॉन्ट्रैक्ट करता है सरफेस। बे देखा नहीं देखा है? पानी ऐसा गिरा पड़ा, इसको हल्का सा हाथ से खींचो तो ऐसा नहीं जैसे खींचेंगे तो पूरा खिंचता हुआ आ जाएगा, वो पहले आगे आएगा फिर से पानी कहां चला जाता है। तो इसका मतलब क्या हो गया? अबे सरफेस टेंशन के कारण सरफेस क्या कर रहा है? मिनिमम एरिया क्या करने की कोशिश कर रहा है? अटेन करने की कोशिश कर रहा है। पानी में कभी हम चल पाते हैं क्या? मच्छर चल पाता है नहीं चल पाता है? अरे मॉस्किटो खड़ा हो पाता है नहीं हो पाता है? क्यों खड़ा हो पाता है? क्योंकि उसका वेट क्या है, और उसके वेट को कौन बैलेंस कर रहा है? अरे उसके वेट को बैलेंस कर रहा है सरफेस टेंशन का फोर्स। सरफेस टेंशन के कारण लिक्विड के सरफेस पे क्या आता है? फोर्स आता है, और वो फोर्स ऑब्जेक्ट के वेट को क्या कर देता है? बैलेंस कर देता है। तो सरफेस टेंशन ज्यादा होगा तो क्या होगा? अबे सरफेस टेंशन अगर ज्यादा है तो इसका मतलब क्या है? अबे सरफेस टेंशन के कारण लिक्विड का सरफेस मिनिमम एरिया अटेन करने की कोशिश करता है। तो सरफेस टेंशन ज्यादा होगा तो क्या करेगा? वो एरिया क्या करेगा? अरे और कम करने की कोशिश करेगा। ज्यादा कैसे कर देगा? एरिया ज्यादा कौन कैप्चर करेगा? कम करने की कोशिश करेगा। हाँ, अबे सरफेस टेंशन अगर ज्यादा होगा तो उसके फोर्स के कारण वो क्या करेगा? सरफेस को खींचेगा। खींचेगा तो एरिया क्या हो जाएगा? सरफेस टेंशन कम होगा तो क्या होगा? वो ज्यादा फैलेगा। तो कोई भी चीज ज्यादा स्प्रेड कब करती है? जब सरफेस टेंशन क्या होता है? बोरोलिन देखिए, बोरोलिन क्रीम आती है, बोरोप्लस क्रीम आती कि नहीं आती है? तो जब बोरोलिन क्रीम को या बोरोप्लस क्रीम को हम हाथ में फैलाते हैं तो वो इजिली फैलती है क्या? नहीं फैलती है। निविया की क्रीम लेते हैं तो क्या होता है? वो इजिली स्प्रेड होती है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो बोरोलिन यूज करते हैं उसका सरफेस टेंशन ज्यादा है या कम है? ज्यादा है, तभी तो फैल नहीं पा रहा है ना। और निविया की क्रीम का सरफेस टेंशन क्या है? तो जब हमें चोट लगती है तो हमारी रिक्वायरमेंट क्या होती है? हमारी रिक्वायरमेंट होती है कि जो भी हम ट्यूब लगा रहे हैं या जो भी ऑइंटमेंट लगा रहे हैं वो हमारी स्किन पे ज्यादा फैलना चाहिए, कम फैलना चाहिए? तो जितनी भी एंटीसेप्टिक क्रीम होती है उसका सरफेस टेंशन कम रखा जाएगा या ज्यादा रखा जाएगा? गधे हो तुम। ज्यादा होगा तो क्या होगा? कम फैलेगा ना। तुम्हें चोट लगेगी पूरे हाथ में, तुम्हारी रिक्वायरमेंट क्या है कि हम थोड़ी सी क्रीम ले तो पूरे हाथ में फैले, तो उसके लिए सरफेस टेंशन क्या चाहिए? कम चाहिए। अगर मैं पेंट लेता हूं और पेंट को सीधे वॉल पे मारना स्टार्ट करता हूं तो पेंट ज्यादा फैलता है क्या? नहीं फैलता। तो हम क्या करते हैं उसमें? अरे पानी कब डालते हैं? पेंट में कि पानी डाला है तुम लोगों ने? पेंट में थिनर डाला जाता है। किसने बोला पानी डालते हैं पेंट में? अबे घर में जब पेंट होता है तो पानी डालते हो कि थिनर मिलाया जाता है? और थिनर से क्या होता है? अबे थिनर से उसका सरफेस टेंशन कम हो गया। सरफेस टेंशन कम हो गया तो पेंट क्या होगा? ज्यादा फैलेगा। ऐसा होता ही नहीं होता है? जब हम सूप पीते हैं तो सूप हम गर्म पीते हैं या ठंडा पीते हैं? ठंडा क्यों नहीं पीते? कभी सोचा है कि सूप हम गर्म ही क्यों पीते हैं, ठंडा क्यों नहीं पिया जाता है सूप? अबे कोई भी चीज खाते क्यों हैं ये बताओ मुझे। अबे ऐसा होता है ना, कई बार हम कोई चीज खाने बैठते हैं, ज्यादा खाते हैं, तो क्यों खाते हैं? जब उसका हमें टेस्ट मिलता है। अबे टेस्ट मिलेगा तभी तो ज्यादा खाओगे ना उस चीज को, कि वैसे ही खा लेते हो? हाँ, तो टेस्ट कैसे मिलता है? अरे नहीं, किसी भी चीज का जो टेस्ट रहता है वो टीथ से मिलता है क्या? टंग में क्या होते हैं? बायो पढ़ी थी कुछ, टेस्ट बर्ड्स होते हैं। तो टेस्ट बर्ड से क्या होता है? टेस्ट मिलता है किसी चीज का। अगर हम कोई चीज खाएं और टंग पे आई नहीं तो हमें टेस्ट पता चलेगा क्या? तो जब सूप ठंडा होता है तो कभी देखना ठंडे सूप थिक होता है, और सूप को जब गर्म कर दो तो क्या होता है? पतला हो जाता है।
तो कोई चीज अगर थिक होगी तो उसका सरफेस टेंशन क्या होगा? अरे ज्यादा होगा ना, थिक होगा तो जब सूप ठंडा है तो सरफेस टेंशन क्या है? तो जब हम उसको खाएंगे तो टंग में पूरा फैलेगा क्या? तो टेस्ट मिलेगा। और जब सूप को गर्म कर देंगे तो क्या होगा? सरफेस टेंशन कम हो गया। सरफेस टेंशन कम हो गया तो क्या होगा? और ज्यादा फैलेगा, तभी तो हमें टेस्ट भी क्या होगा? ज्यादा मिलता है। जब हम ब्रश लेते हैं पेंटिंग का, पेंटिंग के ब्रश को पानी में डाल दो और ब्रश को बाहर निकालो तो क्या होता है? ब्रश के जितने ब्रिसल्स रहते हैं पूरे पास आ जाते ही नहीं आते हैं। क्यों? क्योंकि वहां पे वाटर का एक सरफेस आ गया। और सरफेस टेंशन के कारण क्या होगा? सरफेस टेंशन के कारण वो जो ब्रिसल का सरफेस होगा वो मिनिमम एरिया क्या करेगा? अटेन करने की कोशिश करेगा। तो जो भी सरफेस टेंशन होता है उसका फॉर्मूला लिखा जाता है फोर्स पर यूनिट लेंथ। फोर्स क्या होता है? ml(T-2) लेंथ। तो सरफेस टेंशन का डायमेंशनल फॉर्मूला होता है mt-2। अब मुझे चेक करके बताओ पहली इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है या इनकरेक्ट है? जी क्या है? अरे 9-10 में पढ़ चुके हो। जी का मतलब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है। कहीं पे भी अगर स्मॉल जी लिखा होगा तो क्या रिप्रेजेंट करता है? एक्सेलरेशन। बोलो पहली इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है या इनकरेक्ट है? अबे शायद से नहीं होती है, तो होती है नहीं होती है। बोलो पहली इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट आई या इनकरेक्ट आई? भाई हाइट का क्या होता है? लेंथ। अगर हम हाइट की बात कर रहे हैं तो हाइट तो एक तरह की क्या हो गई? अब 2 क्या है? कांस्टेंट। सरफेस टेंशन का कॉस थीटा डायमेंशनलेस। रेडियस का क्या था? ml-3। r वहां पे रेडियस, g। अब चेक करो, m से m कैंसिल आउट होगा, t⁻⁻2 से t⁻⁻2 कैंसिल आउट होगा। यहाँ पे l स्क्वायर, यहाँ पे l की पावर -3, तो यहाँ पे 1/l की पावर -1 बचेगा नहीं बचेगा?
और ये ऊपर जाके क्या दे देगा। तो अगर LHS और RHS सेम है, इसका मतलब है कि ये इक्वेशन डायमेंशनली क्या है, करेक्ट है। अब सेकंड चेक करो। सेकंड में क्या है, लेफ्ट हैंड साइड वेलोसिटी, वेलोसिटी का क्या होता है, अब बताओ प्रेशर का क्या था, क्या है, कैलकुलेट हुआ कुछ, बोलो। प्रेशर का क्या था, ml-1 T-2। बताओ ये था कि नहीं था, अबे था कि नहीं था। और डेंसिटी का मतलब क्या था, डेंसिटी का मतलब था ml-3। m से m कैंसल आउट होगा। बताओ अब अंडर रूट में क्या जाएगा, l⁻³ ऊपर जाएगा तो l⁻3, l⁻⁻1 l² T-2 होगा कि नहीं होगा, होगा। अब बताओ ये क्या दे देगा, l² का अंडर रूट l दे देगा, और T⁻⁻2 का इतना आता ही नहीं आता तुम लोगों को, लॉ ऑफ इंडाइसिस यूज कर रहे हैं वहां पे, तो चेक करो इतना बन रहा है कि नहीं बन रहा है। तो लेफ्ट हैंड साइड भी LT-1, राइट हैंड साइड भी LT-1, इसका मतलब ये इक्वेशन भी डायमेंशनली क्या है, करेक्ट है। फिर फोर्थ में क्या है, थर्ड में क्या है, थर्ड में लेफ्ट हैंड साइड क्या दिया है, वॉल्यूम, तो वॉल्यूम का क्या होता है, L3। अब राइट हैंड साइड पाए तो कांस्टेंट, P प्रेशर है, ध्यान रखना, तो प्रेशर का क्या था, ml-1 T⁻⁻2। R वहां पे रेडियस है, l⁻⁴, T वहां पे टाइम अपॉन 8 कांस्टेंट। लास्ट क्लास में चेक करो ईटा का डिराइव किया था क्या फॉर्मूला, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का, हाँ बोलो क्या, m, देखो इतना था कि नहीं था, और L वहां पे एक तरह की लेंथ। अब m से m कैंसल आउट होगा, फिर T-2, यहां पे T मल्टीप्लाई करोगे, l⁻⁻1 l⁻1, ऊपर क्या बन गया, ऊपर बन गया l⁻³ T⁻⁻1, नीचे आ जाएगा l⁻⁻1 + 1 T⁻⁻1 T⁻⁻1 T⁻⁻1, ये l⁻�01 हो गया। बताओ ये इक्वेशन भी डायमेंशनली करेक्ट है कि नहीं करेक्ट है। अच्छा अब लास्ट वाले में देखोगे तो ईटा वहां पे क्या है, फ्रीक्वेंसी है, और फ्रीक्वेंसी का डायमेंशनल फॉर्मूला T⁻⁻1 होगा कि नहीं होगा। फ्रीक्वेंसी का मतलब 1 टाइम होता है कि नहीं होता है, तो ये हो गया T⁻⁻1 1/2π कांस्टेंट। अब अंदर जाओगे तो m हो गया मास, g हो गया एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन का l⁻⁻2, l एक तरह की लेंथ। मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला लिखवाया था वहां पे m×r², तो ये होता है ml²। मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिराइव किया था लास्ट क्लास में, मास इंटू डिस्टेंस का स्क्वायर था ना, तो वहां पे था ml², m कैंसल आउट होगा, l² कैंसल आउट होगा, बचेगा केवल क्या, रूट, यही कि नहीं है। तब ये क्या बन जाएगा, तो जो डायमेंशन लेफ्ट हैंड साइड का है वही डायमेंशन राइट हैंड साइड का है। इसका मतलब है कि ये इक्वेशन भी हमारी वहां पे डायमेंशनली क्या है, करेक्ट है।
लेकिन ये इक्वेशन फिजिक्स में करेक्ट है क्या? बोल नहीं सकते, क्योंकि इन फॉर्मूले को हमने डिराइव नहीं किया है। तो जो पहला यूज है यूनिट एंड डायमेंशन का, वो क्या है? इस मेथड के थ्रू हम ये बता सकते हैं कि कौन सी इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है या कौन सी इक्वेशन डायमेंशनली क्या है, इनकरेक्ट है। इतना सबको समझ में आया?